हेलो। ठीक है, हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे सेल के विषय में। एक छोटा सा मिस्टेक था, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक था, उसको हम थोड़ा करेक्ट कर देना चाहेंगे कि कहीं कहीं हम बोल दिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो ध्यान नहीं रहा हमको। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में इसको विद्युत प्रेरक बल कहते हैं। हम बताए थे भी, वहां कोई फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोमोटिव है, मैग्नेटिक नहीं। हालांकि ईएमएफ लिखे हैं, और देखिएगा जब हम टॉपिक लिखे हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, लेक्चर 8, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा हुआ है, ईएमएफ। थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें इंटरनल एसेंस ऑफ सेल के विषय में। व्हाट इज इंटरनल एसेंस ऑफ सेल? कुछ चर्चा किए थे, कुछ छूटा हुआ था। फिर एक बार एक्शन रिप्ले हम कर लेते हैं कि सेल का जो इंटरनल एसेंस है, तो हमने बताया था कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस मूव करता है। तो आयन के पैसेज में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसी को इंटरनल एसेंस ऑफ सेल कहते हैं। और इसके बाद फैक्टर बताए थे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। इसमें 2 फैक्टर का चर्चा किए थे। पहला था कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जैसा कि हम लोग देखे थे करंट में, कंडक्टर में एक ही प्रकार का करंट कैरियर है, इलेक्ट्रॉन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। यहां 2 प्रकार के आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दोनों प्रकार के आयन जो हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्वाभाविक है, ये कोलाइड करेंगे, अपोजिट काइंड के चार्ज है। तो कोलिजन में क्या होगा? मोशन इनका स्लो डाउन होगा, पाथ इनका डिले होगा, रेजिस्टेंस इनका ज्यादा होगा। तो इस स्थिति में कह रहा है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा आयन का, उतना ही ज्यादा क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। उतना ही ज्यादा क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पहला देखा था कि हम लोग कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोलिजन बढ़ता है, इंटरनल एसेंस क्या होगा? बढ़ेगा। अब हमें देखना है क्या, हाँ नहीं, इसके बाद एक और चीज देखे थे, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के बीच का अगर सेपरेशन बढ़ेगा, इस स्थिति में क्या होगा? इलेक्ट्रोड के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा, इस स्थिति में क्या होगा? कोलिजन बढ़ेगा, क्योंकि आयन का पाथ लेंथ क्या होगा? बड़ा होगा। तो जितना ज्यादा सेपरेशन होगा उतना आयन का पाथ लेंथ ज्यादा होगा। और जब आयन का पाथ लेंथ ज्यादा होगा, उस स्थिति में क्या होगा? आयन का पाथ लेंथ ज्यादा होगा, तो उस स्थिति में कोलिजन ज्यादा होगा। तो मैं बताया था कि उस स्थिति में हमने क्या बताया था कि आपका क्या होगा? जितना ज्यादा सेपरेशन होगा इलेक्ट्रोड के बीच, उतना ज्यादा पाथ लेंथ होगा।
जितना ज़्यादा पाथ लेंथ होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक, इसलिए मैं बताया था, चर्चा भी किया था। अब तो एम्पियर आवर पावर हो गया बैटरी का। जब आप खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं भाई कितना एम्पियर आवर का बैटरी है। मोबाइल का बैटरी लेने जाते हैं तो कहते हैं ना mAh, मिली एम्पियर आवर, कि भाई 4000 mAh का है, 4500 mAh का है, 5000 mAh का है। उसी तरह से हम लोग बैटरी जब खरीदने जाते हैं उस केस में क्या पूछते हैं हम लोग? उस केस में पूछते हैं भाई कितना एम्पियर आवर का है? 200 एम्पियर आवर का है। तो 200 एम्पियर आवर का मतलब क्या हुआ? अगर 1 एम्पियर करंट विथड्रॉ करते हैं उससे तो हमारा क्या होता है? 200 आवर चलेगा। 5 एम्पियर का करंट विथड्रॉ करेंगे 40 घंटा चलेगा। 10 एम्पियर का करेंगे 20 घंटा चलेगा। मेरा कहना है जितना बैटरी पर लोड ज़्यादा देंगे डिस्चार्ज उतना ही तेजी से होगा। अब यहाँ हम लोगों को क्या सुनना समझना है ये देखा जाए। तीसरा जो फैक्टर है सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड्स का। जैसे मोटरसाइकिल वाला बैटरी देखते हैं वो छोटा होता है, 12 वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट का होता है। और क्या होता है आपका? 12 वोल्ट का होता है। और ये आपका जो इन्वर्टर वाला बैटरी होता है वो भी 12 वोल्ट का होता है, वो भी 12 वोल्ट का होता है। अब देखिए साइज में छोटा होता है इसका और उसका बड़ा होता है। उसके प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो आयन का कलेक्शन क्या होगा? ज़्यादा। ध्यान दिया जाए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वहां कलेक्शन ऑफ आयन्स उतना ही क्या होगा? ज़्यादा। तो कलेक्शन ऑफ आयन जब ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा सर? ज़्यादा होगा। इसलिए कहता है, वहां भी देखे थे हम लोग कंडक्टर में कि जितना एरिया ज़्यादा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस उतना ही क्या था? कम था। तो यहाँ कहता है कि जितना ज़्यादा प्लेट का एरिया होगा कलेक्शन ऑफ आयन पर सेकेंड प्लेट के पास ज़्यादा होगा। जितना कलेक्शन ऑफ आयन्स ज़्यादा होगा उतना करंट उसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो करंट ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो तीसरा फैक्टर हमारा क्या कहता है? थर्ड फैक्टर हमारा है सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तो कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया on increasing the surface area of the electrode, collection of ions at the electrodes increases, which increases the current that is resistance, that is internal resistance of cell decreases, that is internal resistance of cell डिक्रीज। यानी एरिया बढ़ा देने से आयन का कलेक्शन बढ़ जाएगा। आयन का कलेक्शन बढ़ जाएगा उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा? तेज कर दो थोड़ा सा और एक कम। उस स्थिति में क्या होगा? रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा? घट जाएगा। जितना ज़्यादा कलेक्शन होगा
तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा, उतना ही कम क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या कहता है। चौथा जो फैक्टर और लास्ट फैक्टर है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा सर, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप सोचिए कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा सर इंटरनल रेजिस्टेंस पर। आपको मैं बताया था, कहां बताया था, कंडक्टर में, कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता था। RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी बताया था, यानी लीनियर फंक्शन था रेजिस्टेंस टेम्परेचर का। वहां होता क्या था, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीजेस, increase in atomic vibration increases the collision between atoms and electrons, which ultimately increases the degree of resistance. यहां कह रहा है सर कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। यहां क्या होगा सर, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। सोचिए पहले आप, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, नहीं, यहां उल्टा रिजल्ट होगा, घट जाएगा। क्यों, अभी समझिए। पहले इसको तो देख लीजिए, फील कर लीजिए। जैसे बरसाती के दिन में ज्यादा यूज होता था पहले टॉर्च, देहात में बहुत बड़ा सोर्स था लाइट का, उस केस में बैटरी ड्राई सेल हम लोग यूज करते हैं टॉर्च में, या फिर लोग रेडियो सुनने के लिए यूज करता था ड्राई सेल। होता क्या था, बैटरी लगा कि डेड हो गया सेल उसका, तो लोग आग पर रख देता था। आग पर रखने मतलब गर्म करता, आग में डाल नहीं देता था, हीट करता था उसको, चूल्हे पर रख देता था, जिस पर खाना बनता था उस चूल्हे पर रख देता था, थोड़ा एक्टिव हो जाता था, मतलब फिर डाला। आप भी देख सकते हैं भाई, धूप में रख देता था तो धूप में क्या है, इंफ्रारेड रे हीट करता। तो किस रूप में टेम्परेचर जो है रेजिस्टेंस घटाता है, यहां समझना है। क्योंकि मैं बताया कि सेल जो है वो क्या है सर, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। एक्चुअली जो ड्राई सेल हमने उसमें क्या देखते हैं, साल्ट का अमोनिया का पेस्ट होता है, काफी गाढ़ा पेस्ट होता है। यहां आयन मूव करता है, होता क्या भाई, ठंडा में भी देखते हैं कि बैटरी आप गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, घे 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 करता है, स्टार्ट नहीं होता है। कारण क्या है सर, आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट उसके हैं वो जमे रहते हैं, गाढ़ा हो जाते हैं, मोमेंट इसका कम। जैसे हीट होता है, ध्यान दीजिए, तो जैसे ही गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है, जो पेस्टी होता है, गाढ़ा होता है, वो पतला हो जाता है, हीट करने से पतला हो जाता है। तो पतला होने से जो आयन का मोबिलिटी है वो बढ़ जाता है, यानी ऑन हीटिंग द विस्कोसिटी, अभी टेक्निकल शब्द दे दिए, द विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिक्रीजेस। डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन increases the mobility of ion. As a result, internal resistance of cell decreases. As a result, internal resistance of cell decreases. बात समझ में आ गया। यानी टेम्परेचर, यानी हीट करने से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मोबिलिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का विस्कोसिटी घट जाता है। विस्कोसिटी मतलब चिपचिपाहट, गाढ़ापन, ग्लूइनेस घट जाता है। उसके घटने से आयन की मोबिलिटी बढ़ जाता है। तो आयन का मोबिलिटी बढ़ गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस इसका क्या हो गया सर, घट गया। तो बाबू क्या देखा कि चौथा और लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर कह रहा सर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
टेम्परेचर, the viscosity of electrolytic solution decreases, which increases the mobility of the ions. As a result, internal resistance of cell decreases. Internal of cell decreases. बात समझ में आ गई? तो हीट करने से सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाता है। मैकेनिज्म बता दिया कि हीट करने से जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसकी विस्कोसिटी, चिपचिपाहट, ग्लूइनेस, गाढ़ापन कम हो जाता है। और वो कम होने से आयन का मोबिलिटी बढ़ जाता है। आयन के मोबिलिटी बढ़ने का मतलब ही है कि वो आसानी से मूव कर पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कम हो गया, रेजिस्टेंस क्या घट गई। तो 4 फैक्टर आपने देखा। पहला देखा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, दूसरा देखा सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तीसरा देखा सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, और चौथा देखा टेम्परेचर। कोई दिक्कत? तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आपने देख लिया क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं आप इसके हर फैक्टर को अनुभव कर लिए होंगे। लग रहा होगा कि सेल के अंदर जो भी चीज चल रहा है उसके विषय में हमें ज्ञान हो गया। ठीक, अब आते हैं इसके यूजेज में। ऐसा बोर्ड के लेवल के लिए आपका है, और इसका जो फॉर्मूला डेराइव होकर के आएगा वो आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल बनाने के लिए, और कहीं भी काम करेगा। तो इसमें सेल का सर्किट में यूज अब बाबू को मैं बताने जा रहा हूं। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीसरा है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, और फिर लास्ट में पावर डिलीवर्ड बाय सेल, फिर मैक्सिमम कंसेप्ट ऑफ क्या, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय सेल। अब हम लोग आ रहे हैं यूजेज ऑफ सेल्स में। एक और इसमें मैंने छूट गया, मिक्स्ड के बाद रॉन्गली कनेक्टेड से, गलती से टॉर्च में क्या करते हैं, 4 सेल का टॉर्च है, 3 सेल का टॉर्च है, एक सेल उल्टा डाल देते हैं, देखते नहीं चलता। क्या कारण होता है सर? अब आपको हम बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग देखें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब यूजेज में कॉम्बिनेशन। यूजेज में हम लोग देखेंगे, यूजेज में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यूजेज ऑफ सेल। पहला है सर सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, अब जन देखा जाए सीरीज कॉम्बिनेशन, और मोस्ट पॉपुलरली कमर्शियल रूप में यही यूज होता है।
सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ध्यान देगा बाबू, हमने क्या किया, एन सेल ले लिया, एन सेल लेकर के ये आर क्या है बाबू का, लोड रेजिस्टेंस। सीरीज में क्या होता है कि प्लस माइनस, जैसे आपने बहुत सारा देखा होगा सेटिंग, बहुत जितना घर में यूज करते हैं, जहां दो को बैटरी जोड़ना है, एक का प्लस दूसरे के क्या होगा माइनस, तो प्लस माइनस जोड़ते हैं सीरीज में, प्लस माइनस चलता जाता है। तो हमने क्या किया, बहुत सारा सेल लिया, जैसे इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस, माइनस प्लस ऐसे करते जाता है। ठीक, अब हम लोग सिंबल तो सब जानते हैं, सेल के नेगेटिव के बगल में जो रहता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का। E1 सेल का ईएमएफ है पहला, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरे सेल का ईएमएफ E2 है, उसका रेजिस्टेंस R2 है, तीसरे सेल का। इस तरह से बीच में ब्रोकन सर्किट हो गया। इसका मतलब, इस डॉटेड लाइन का मतलब एन से बहुत सारे सेल बीच में है। और फिर क्या है, यहां पर आप देख लीजिए, ये एनवें सेल का है, EN और R है। सब मिल करके सीरीज में होता है, एक ही दिशा में करंट जाता है। तो सब मिलकर क्या कर रहे हैं, सब मिल करके क्या कर रहे हैं, इस लोड रेजिस्टेंस, जिससे बल्ब जल रहा है, टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस में करंट दे रहे हैं, आई करंट दे रहे हैं। इसमें देखना है सर कि हमारा करंट जो हुआ वो किस तरह के समायोजन, किस तरह का अरेंजमेंट करेंगे, मैक्सिमम करंट आए। अब देखा जाए ध्यान से, तो करंट के विषय में तो बाबू को बताए थे कि करंट कैसे निकालते हैं, तो बताया था ना वो छोटा सा दम कंसेप्ट, टोटल करंट सर्किट क्या है, टोटल ईएमएफ, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माने ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, E1, E2, E3। तो पहले देख लेते हैं हम लोग, तो टोटल ईएमएफ सर्किट का क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस प्लस क्या है, EN, सबका सम है। अब आप इसको लिख सकते हैं ना, सिग्मा EI, I1 से। अब देखा जाए रेजिस्टेंस, तो करंट चूंकि सभी में एक ही जा रहा है, पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो कर रहा है, पूरे सर्किट में करंट आई जा रहा है, तो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो टोटल ईएमएफ, या इसको इफेक्टिव ईएमएफ भी कहा जाता है, इफेक्टिव ईएमएफ। अब कहता सर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब जानते हो सीरीज में, थोड़ा बहुत तो बेसिक जानते हैं ना, सीरीज में क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होगा, R1 प्लस R2 प्लस 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 क्या है, आप इसका सम निकालिएगा, RI सिग्मा नोटेशन में, तो 1 से लेकर के क्या होगा, तो I इक्वल टू बाबू क्या लिख सकता है, सिग्मा EI 1 से N सिग्मा 1 से, अब समझ में आ गया।
समझ में आ गया। अब इसमें स्पेशल केस ले लेते हैं। क्या स्पेशल केस है? इफ ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, दैट इज हैविंग सेम ईएमएफ, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। स्पेशल केस देखा जाए, ठीक, इसका स्पेशल केस देखा जाए। इफ all the cells are identical and each having EMF E and internal resistance R, then I equal to NE, क्योंकि E प्लस E प्लस E प्लस E क्या हो जाएगा? NE अपॉन R प्लस, एक मिनट, एक चीज और हम करते हैं बाबू को यहां कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यहां पर गड़बड़ी हो गया, एक मिनट थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, क्योंकि केवल इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ना है, सेल का भी है, ये थी आपका लोड रेजिस्टेंस है। अब हम लोग देखेंगे टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल इफेक्टिव, थोड़ा सा वो करेक्शन कर लेगा। करेक्शन क्या, पे दिमाग लगाओ, ये प्लस माइनस था और यहां पर क्या था? आर था। इसी को ना लोड बताए थे हम, लोड, बल्ब जल रहा है, ऐसा मिलके इसमें दे रहा है। तो इस सब ये जो ये R1 था, R2 था, R3 था, Rn, ये सब सीरीज में है। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा? ऑफ द सर्किट क्या होगा? R प्लस सिग्मा आर आई 1 से n। अब इसमें क्या होगा? नाउ टोटल करंट यानी इफेक्टिव करंट, तो सिग्मा ई आई 1 से n अपॉन R प्लस सिग्मा आर आई 1 से n। अब यहां स्पेशल केस में आए तो सर यहां पर क्या हो गया, थोड़ा सा ढंग से लिख देते तो अच्छा रहेगा। तो इफेक्टिव, नाउ इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा? n, एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, थोड़ा स्टेप टू स्टेप कर देते हैं, तो R प्लस क्या हो जाएगा? NR। नाउ अब टोटल करंट I इक्वल टू क्या होगा? NE बाई R प्लस NR। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर नेट करंट इन दी क्या है? नेट करंट या टोटल करंट इन दी क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब इसमें भी स्पेशल केस, हम लोग कमर्शियली चाहते हैं ना कि भाई बेनिफिट मिले, तो कब बेनिफिट मिलेगा? हम बताए थे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है? इंटरनल लॉस देता है, वो बैटरी को गर्म करता है, सेल को गर्म करता है, वो हमारे काम का नहीं। तो इसमें भी स्पेशल केस, क्या है बाबू का? इसमें स्पेशल केस है इफ लोड रेजिस्टेंस आर मच ग्रेटर देन क्या है? एन। यानी कि जो बल्ब लगाए हैं, जो टीवी लगाए हैं, जो पंखा लगाए हैं, उसका रेजिस्टेंस अधिक है। किससे अधिक है? सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसा कहें कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम है, नगण्य है, इग्नोरेबल है। उस स्थिति में क्या होगा? आई मैक्स हो जाएगा, एनी बाई क्या होगा? यानी इसको ऐसे लिख सकता बाबू, R प्लस एन आर
इज नियरली इक्वल टू क्या होगा, आर। इस कंडीशन में तो ये कितना हो जाएगा, आर। बाबू क्या देख लिया, एन टाइम्स ई बाई आर। तो हाँ प्रभाव पड़ा कि एक सेल लगाते उसका एन टाइम्स ज्यादा असर पड़ा। 10 गो सेल है तो 10 गुना, 20 गो सेल लगाए थे 20 गुना। तो यहाँ बेनिफिट है सर, जितना ज्यादा सेल लगाएंगे उतना अधिक क्या होगा, करंट होगा। जितना ज्यादा सेल लगाएंगे उतना अधिक क्या होगा, करंट। बात समझ में आ गई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा ईएमएफ को जोड़ दिया, फिर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को देखा कितना हुआ, फिर देखा कि टोटल करंट क्या हुआ, फिर देखा टोटल करंट को मैक्सिमम कैसे लिया जा सकता है, कब होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर करके। तो एक प्रकार का कॉम्बिनेशन हमने देखा कि हाउ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में देखेंगे फिर व्यवस्था बदलेगा। इसमें क्या देखे, प्लस माइनस जुड़ा हुआ है ना। इसमें क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी का पॉजिटिव एक साथ और सबका निगेटिव क्या है, एक साथ। यानी ऑल पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड ऑल्सो all negative terminals are also connected together. All negative terminals are also connected together. सबका पॉजिटिव टर्मिनल और सबका नेगेटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड होगा। दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें एक कंडीशन रहता है, इसमें कंडीशन रहता है कि सारे सेल को, अभी हम लोग केस जो डिस्कस करने जाएंगे वो सबका ईएमएफ एक होगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो पॉइंट के बीच वो कांस्टेंट होता है। तो सारा सेल का ईएमएफ क्या होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल सब सेल होंगे, ध्यान रखना है। हाँ, ये हम लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि जब सेल अनइक्वल ईएमएफ क्यों हो, उनको पैरेलल में जोड़ा गया, उनका इफेक्टिव ईएमएफ का एक अलग आर्टिकल होगा। इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। वो किरचॉफ्स लॉ जब हम पढ़ाएंगे, तो किरचॉफ सेकेंड लॉ जब पढ़ाएंगे वहां पर हम ये डिस्कस करेंगे। वो किरचॉफ सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन में आता है, दूसरा एप्लीकेशन में आता है। पहला व्हीटस्टोन ब्रिज है और दूसरा एप्लीकेशन है अनइक्वल सेल्स, टू सेल्स ऑफ अनइक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट सेल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा पहले स्पेशलाइजेशन है कि सारे सेल आइडेंटिकल होंगे, सबके ईएमएफ क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आते हैं देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम क्या है। डॉटेड लाइन का मतलब बहुत सारे और सेल भी हैं, और ये सब मिल करके लोड रेजिस्टेंस हमारा जो है सब मिलके इस लोड रेजिस्टेंस में करंट दे रहे हैं। ठीक, ये ई, यहां R1 E1 ER यहां E R हो, ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये सिंगल सेल जैसा बिहेव करता है। अब देखिए ध्यान से, इसका इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, क्योंकि सबके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम है। यहां से चले VAB, इधर से चले VAB, सब इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा हमारा, केवल E हो जाएगा। अब कितने सेल डालें आप, N सेल्स डालें। तो अब देखिए ये तो पैरेलल में है
याद होगा पैरेलल में आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसा पढ़े थे। ऐसे करके n जाता है। तो पैरेलल में जब हमारा रेजिस्टेंस आइडेंटिकल रेजिस्टेंस n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस जब कनेक्ट होता है, उसका इफेक्टिव कितना होता है, R/n। तो यहां हम लोग क्या देखेंगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, R/n होगा। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस सबको तोड़ करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बना लिए, और वो किसके साथ, इसके साथ सीरीज में आ गया। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, बोलिए, R प्लस R/n। अब क्या कर रहा है सर, तो नाउ करंट क्या होगा सर्किट में, लोड के क्रॉस, आई इक्वल टू लोड के क्रॉस करंट, इफेक्टिव टोटल इफेक्टिव करंट, तो टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, आप इसमें स्पेशल केस लगा सकते हैं, इफ R इज मच मच ग्रेटर देन R/n, इंटरनेशनल घटाते हैं, दैट इज R प्लस R/n इक्वल टू R, तो देन I max is nothing but what, E/R। देखिए तो कितना कम है, केवल एक के चलते हैं, उसमें जितना सेल डाले थे सबका बेनिफिट, सबका लाभ आपको मिला था, n टाइम्स हो गया था। इसमें n सेल लगा के भी मैक्सिमम करंट एक सेल के बराबर ले सकते हैं। हाँ, लेकिन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ये मत सोचिए कि जो कमर्शियली बेनिफिशियल है वही पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं, ये आपके सिलेबस का है। इसमें आई मैक्स कितना हो गया, E/R हो गया। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है जो अभी करने जा रहे हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है, n cells in series, n cells in series are connected in m rows, n cells in series are connected in m rows, यानी हमारे हर सीरीज में n सेल्स हैं, और ऐसे ऐसे कितने सीरीज हैं, m सीरीज। और इस केस में हम लोग देखें मैक्सिमम करंट के लिए क्या कंडीशन है, वो आपके न्यूमेरिकल के लिए भी 3-4 वो फॉर्मूला आ जाएगा, और मैक्सिमम करंट के लिए एक सिंगल फार्मूला आएगा। तो आते हैं हम लोग अपना, ये आर्टिकल आपका 5 नंबर का है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है, ये थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है भाई, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इसमें क्या रहा सर, थर्ड में आपका क्या है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या है, अगर रोमन में लिखे होंगे तो रोमन में, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या है, इसमें कंडीशन लगाते हैं हम आपको, n आइडेंटिकल सेल्स each of EMF E and internal resistance are connected in series, n identical cells each of EMF E, each of EMF E, internal resistance are
in series are connected in m rows n identical cells, each of EMF E internal resistance are in series are connected in m rows। अब इसका सर्किट डायग्राम देखिएगा। सर्किट डायग्राम क्या है? ये n सेल्स हैं, सबका ईएमएफ ही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सब में वही। और ये ऐसे ऐसे ये रो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे ऐसे कितने रोज में है? m रोज में। m रोज में सब मिल करके क्या कर रहे हैं? सब लोड रेजिस्टेंस करंट इसमें सब मिल के दे रहे हैं। ठीक, आपका इधर से n सेल्स और इधर से कितने हैं? m रोज। अब आपको इसमें क्या निकालना है? करंट निकालना कि भाई टोटल करंट कितना जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो सब पैरेलल में है, तो एक रो का जितना ईएमएफ होगा वही इसका इफेक्टिव, क्योंकि पैरेलल में हर हालत में टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस चाहे किसी रास्ता से जाइए सब सेम है। तो बाबू देखेगा यहां पर ध्यान से, क्या देखेगा? इफेक्टिव ईएमएफ। इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा? एन ई तो कितना हो जाएगा? एन ई हो जाएगा। इफेक्टिव ईएमएफ एन ई हो जाएगा। फिर देखिएगा क्या कि रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो। अब हम निकालने जा रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो। ये क्या होगा? एन आर 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 एन रो, वन रो का। ऐसे ऐसे कितने रो हैं? सब एम रोज। तो आप तो जानते हैं ना कि 1/r इक्वल टू 1/r1 ऐसे होता है, r इक्वल टू r/a। वही कहता है नाउ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होगा? nr/m। ऐसे है ना भाई, 1/nr प्लस 1/r इफेक्टिव इक्वल टू 1/nr प्लस ऐसे m बाई, यानी कि r इफेक्टिव क्या हो गया? nr/m। अब कह रहा सर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब हम लोग क्या निकाल जाए? टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सब मिलकर के सिंगल एक्ट हुआ गया, इस सभी का क्या हो गया? इंटरेस्ट एनआर, और सब मिलकर के इसके साथ क्या हो गया? सीरीज में हो गया। तो आर प्लस क्या हो जाएगा? nr/m। अब कह सर नाउ करंट इक्वल टू कितना होगा भाई? तो आप जानते हैं सर, नाउ टोटल करंट I इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस R प्लस, थोड़ा सा हल कर दीजिए इसको,
तो MNE/MR प्लस NR, यानी I इक्वल टू MNE/MR प्लस NR, MR प्लस NR। I इक्वल टू MNE/MR प्लस NR। यहां तक आ गया? ध्यान दो, सभी केस में हम लोग क्या देखें, सभी केस में हम लोग क्या देखें, तो सभी केस में हम देखे हैं क्या, मैक्सिमम का कंसेप्ट। अब यहां हम बोलेंगे तो आपको खराब लगेगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो? हाँ सर, क्यों नहीं जानते? तो आप निकालिए ना क्या कि आई मैक्स कब होगा, क्या कंडीशन होगा आई मैक्स का, यानी किस कंडीशन में आई मैक्स होगा। कंडीशन पहले निकालिए, जब कंडीशन निकाले उस कंडीशन को इंपोज करके और आई मैक्स का वैल्यू निकालिए। तो अगर दिमाग में खूब चलाइएगा, वीडियो रोक दीजिएगा मैक्सिमम होने के लिए। एक तो दिमाग में चल रहा होगा ना भाई, मैक्सिमम तभी होगा जब हमारा डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, तभी मैक्सिमम होगा। सर क्या कंडीशन है, किस प्रकार से इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं? आप सोचिएगा, हम ट्रिक भी बता दिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, तो आप सफल हो जाइएगा निकालने में। लेकिन अगर जानते हैं तो ऐसा जानते क्यों नहीं, तो रोक के वीडियो आप दिमाग लगाते रहिएगा। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग मैक्सिमम के लिए आते हैं। ठीक, कि मैक्सिमम सर कैसे निकलेगा। देखिए ध्यान से, आप क्या जानते हो भाई, जैसे कि बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते हैं क्या होता है सर, a माइनस, इतना से तो वाकिफ होंगे ना भाई, ये होता है ऐसा, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सब लोग जानते हैं। अब आते हैं सर, अब हम लोग a के जगह पर क्या मान लें, MR को, और b के जगह पर क्या मान लें, NR को मान लें, तब देखिए तो कंडीशन निकल जाएगा हम लोग। तो आते हैं सर, तो MR प्लस NR स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, MR माइनस NR स्क्वायर प्लस 4MNRR। तो हमें तो a प्लस बी चाहिए, तो MR प्लस NR इज नथिंग स्क्वायर रूट MR माइनस NR स्क्वायर प्लस 4MNRR। अब आइए बाबू देखेगा, तो I इक्वल टू MNE अपॉन व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ MR माइनस NR स्क्वायर प्लस 4MNRR। इतना आगे। अब आसानी से आप समझ रहे होंगे मैक्सिमम के लिए क्या है। तो मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो सर मिनिमम तो दिखाई देने लगा, इफ MR इक्वल टू NR, जब MR किसके बराबर हो जाएगा, NR के बराबर, ये तो जीरो हो जाएगा, नहीं जीरो हो जाएगा। जब MR इक्वल टू NR हो जाएगा तो ये फैक्टर डिनोमिनेटर से गायब हो जाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, I का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो ऐसे स्थिति में I इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, यानी इसमें भी बहुत सारा केस लिख सकते हो कि किस प्रकार का रो कैसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो NR/R, एक सीरीज में कितने सेल रखेंगे, तो N इक्वल टू क्या होगा, MR/R। अब इसमें जो भी दिया हुआ है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बना सकते हैं। कितने रोज चाहिए, NR/R, कितने एक रो में सेल चाहिए, MR/R।
तो अब आई मैक्स आपका कितना होगा, तो आई मैक्स इज नथिंग बट व्हाट, आई मैक्स कितना होगा, तो आई मैक्स कंडीशन डाल दीजिए, तो एम एन ई बाई रूट ओवर 4 m n r। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अपने से एम एन को काट सकते हो। यही हो गया क्या चीज, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, यही होगा। ठीक, तो हम लोग देख लिए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, और क्या हो गया सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें बचा है रॉन्गली कनेक्टेड से मैक्सिमम पावर। तो 1 घंटा से ज़्यादा वीडियो देखना भाव भी लगता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या क्या एक्साइटमेंट रहेगा आपका, नेक्स्ट वीडियो का एक्साइटमेंट क्या है कि हम लोग देखेंगे कि रॉन्गली कनेक्टेड। अब तक हमारा एक क्वेश्चन का आंसर लेके बैठिएगा, देखते हैं क्या आप कर पाते हैं। और ये रॉन्गली कनेक्टेड में यूज होगा। एक व्यक्ति के 5 दोस्त हैं, क्या सुना आपने, एक व्यक्ति के 5 दोस्त हैं, 2 दोस्त उसके दुश्मन बन जाते हैं। एक व्यक्ति के 5 दोस्त हैं, 2 दोस्त उसके दुश्मन बन जाते हैं, तो दोस्तों की प्रभावी संख्या, इफेक्टिव नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स कितने होंगे उसके पास। 5 दोस्त, 2 दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, तो दोस्तों की प्रभावी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। और ये पूरी तरह से यूज होगा रॉन्गली कनेक्टेड में। इसके बाद मैक्सिमम। ठीक है, थैंक यू।